अभी आपको लिए चलेंगे कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच चुके हैं और K3 ये मनसूबा है जिसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आज वो कराची पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म का दौरा कराची है। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 का आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, वो मेहमान खुसूसी होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 चीन की शराकत से तामीर किया जाने वाला ये मनसूबा है और मनाजिर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध भी यहाँ पे मौजूद हैं, वफाकी वज़रा भी यहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पे मौजूद है और उन्हें इस सारे हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं वो। K3 ये मनसूबा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की पैदावारी सलाहियत 1100 मेगावाट बताई गई है और ये अहम मनसूबा है जिसका आज इफ्तिताह करेंगे। हमारी क़यादत, अफसरान और कारकुनान को पहले से बढ़कर मुल्की तरक्की में अपना किरदार निभाने की तौफीक अता फरमा और हम सब की कोशिशें और मेहनतें कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। K3 ये पावर प्लांट मनसूबा है न्यूक्लियर जो कि 1100 मेगावाट पर मुश्तमिल है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब के मेहमान खुसूसी है। इफ्तिताह के लिए पहुँचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया है। मनाज़िर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वफाकी वज़रा भी यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध भी इस फुटेज में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि ये पावर प्लांट जो मनसूबा है चीन की शराकत से ये मुकम्मल हुआ है, इस तरह जो चीनी जो ऑफिशल्स हैं उनको भी इस तकरीब में मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने K3 मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया है और इस तकरीब में चीन के आला शख्सियात में मदऊ हैं। K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट से माहौल दोस्त, काबिल भरोसा और सस्ती बिजली हासिल होगी। इससे पहले 2021 में ये इसी तरह का एक मनसूबा था K2 जिसका इफ्तिताह किया गया था, जो मुकम्मल हो गया था और उस पर काम जारी है। और अब ये K3 मनसूबा है जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कर दिया गया है। और ये पैदावारी सलाहियत अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो 1100 मेगावाट पर मुश्तमिल ये मनसूबा है। इस मनसूबे से कराची में बिजली की मजमूई पैदावार में 2200 मेगावाट तक इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचे हैं। इसके आपको बताएं, सानिया पेशावर पुलिस लाइन्स में 100 से ज़ायद शोहदा के कीमती जानों ने साबित कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा अब भी संगीन चैलेंजेस के हसार में है। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबे में इंसदाद दहशतगर्दी के महकमा CTD को ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और एहलकारों की कमी का भी सामना है। अदाद शुमार ये बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़श्ता 2 अदवार में बज़ाहिर महकमे पर कोई तवज्जो नहीं दी। हद तो ये है कि पेशावर जैसा शहर सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ताहाल अभी भी महरूम है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा पर एक बार फिर दहशतगर्दी के गहरे बादल, मगर एक दहाई से CTD का कोई भी पुरसाने हाल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 700 से ज्यादा वाक़यात, 300 से ज्यादा शहरी शहीद और 700 के करीब जख्मी। ज्यादातर हमले पुलिस पर हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा बार बार वसाइल की कमी की शिकायत करते दिखाई दिए। सेफ सिटी पेशावर में नहीं है। मैं जहाँ से मुझे मिलेगा अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मिन्नत करूंगा कि मुझे अपनी DVR दे दें, मैं उससे कुछ निकाल लूं। CTD दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए 2013-14 में सूबों में फाल की गई, लेकिन CTD खैबर पख्तूनख्वा को बजट की फराहमी में हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा। CTD खैबर पख्तूनख्वा को 2021 में 2 अरब 18 करोड़ रुपए बजट दिया गया, जिसका 96% तनख्वाहों और दीगर मरात में खर्च हो जाता है। सिर्फ 4% यानी 80 लाख रुपए ऑपरेशंस, असलहा और जदीद आलात की खरीदारी के लिए मुख्तस है। सीनियर पुलिस अफसरान का कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जो और कम तरीन बजट के बायस इदारे को जदीद खतूत पर इस्तवार ना किया जा सका। नेशनल एक्शन प्लान का एक पॉइंट था कि जो CTDs हैं सूबों में उनको फ़ाल बनाया जाएगा। हमने फिर क्या किया कि हम ने गफलत इख्तियार कर दी। ट्रेनिंग में भी हुई होगी, रिसोर्सेज में भी हुई होगी, और फिर अगर उसे गफलत इख्तियार की तो इसके सवाल उठने चाहिए। जो जदीद ट्रेनिंग तफ्तीश की होती है, एक जगह से दूसरी जगह इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती रहती है, तो उस तरह से ये स्पेशलाइज नहीं है।
تو ضرورت ہے اس بات کی ان کو جو ٹیررزم کیسز ہے اس پہ ان کی اسپیشلائز کیڈرز ہونے چاہیے. حد تو یہ ہے کہ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو نفری کی کمی کا بھی سامنا ہے. موجودہ نفری صرف 2135. 2021 میں سی ٹی ڈی کی نفری میں 2600 اضافے کی تجویز، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا. ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جہاں جدید اسلحہ اور آلات کی ضرورت ہے، وہیں اس میں تربیت یافتہ افسران کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے. مگر سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو اعلیٰ افسران کی کمی کا بھی سامنا. اس وقت ادارے میں جونیئر آفیسر تعینات، ڈی آئی جی کیڈر کا صرف ایک ہی آفیسر موجود. سی ٹی ڈی کے 4 ریجنل ہیڈ کوارٹرز گزشتہ کئی سال سے زیر تعمیر. ادارے کے پاس اپنے ہیڈ کوارٹرز کے لیے عمارت تک موجود نہیں. محکمہ انسداد دہشت گردی پولیس لائن کے اندر سے کام چلا رہا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کے پی میں سی ٹی ڈی کو وسائل اور ٹریننگ کی سہولیات نہ ملنے کی وجہ لاپرواہی ہے، اور یہ غفلت پچھلے 10 سالوں میں ہوئی. گزشتہ 10 سالوں کے دوران جب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس دوران پولیس کی کاسمیٹک ڈیولپمنٹ پر تو کافی توجہ دی گئی. حالانکہ پولیس کا کام آج ایم ایچ بلڈنگ کے ساتھ اتنا نہیں تھا، کیونکہ پولیس کا اصل کام تو لا اینڈ آرڈر ہے، لیکن بدقسمتی سے لا اینڈ آرڈر کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی. یہ ان کا حکومت کا مرکز بھی رہا، انہوں نے یہیں سے حکومت شروع کی اور مرکز میں بھی یہ گئے. نیگلیجنس بہت زیادہ ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ پولیس کو اکوپڈ کرتے. ذرائع کے مطابق کے پی کمیٹی کی رپورٹ میں سی ٹی ڈی کے لیے 6 سے 7 ارب روپے بجٹ کا مطالبہ کیا گیا، مگر سال 2022 میں صرف 20 کروڑ 70 لاکھ روپے ہی جاری ہو سکے. دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف حیران ہیں کہ سی ٹی ڈی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو 13 سال میں 417 ارب روپے دیے گئے. وہ رقم کہاں خرچ کی گئی کچھ پتا نہیں. 417 ارب روپے ان کو صرف اس مد میں دیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئٹم یہ صرف اور صرف مختص تھی ان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹیز کو، کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے. 417 ارب روپیہ خدا جانے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، یہ کہاں گئی ہے؟ پشاور شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ پر عمل درآمد کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، جو 14 سال سے زیر التوا ہے. 2009 میں وفاقی حکومت نے چین کے تعاون سے اسلام آباد، لاہور اور پشاور کے لیے سیف سٹی منصوبے تشکیل دیے. سیف سٹی پروجیکٹ کے ذریعے پشاور کے 850 سے زیادہ مقامات پر 6000 سے زائد کیمرے نصب کرنے کا منصوبہ بنایا. پشاور کے لیے PC2 بن گیا، لیکن صوبائی حکومت بدلی تو منصوبہ ٹھپ ہو گیا. 2015 کے وسط تک منصوبے پر کوئی میٹنگ ہی نہ ہوئی. پشاور سیف سٹی کو اس حد تک مذاق بنا دیا گیا کہ 2016-17 کے بجٹ میں اس کے لیے صرف 1000 روپے مختص کیے گئے. پی ٹی آئی کی حکومت نے تاخیر سے منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی. پہلے ایک PC1 بنایا گیا، کچھ عرصے بعد دوسرا PC1 تیار کیا گیا، تاہم اس پر بھی کام شروع نہ کیا جا سکا. بعد میں کہا گیا کہ منصوبے کا پائلٹ پروجیکٹ حیات آباد سے شروع ہوگا، جو آج تک مکمل نہ ہو سکا. ابتدا میں اس منصوبے کا تخمینہ 10 ارب روپے سے زائد لگایا گیا، مگر وقت کے ساتھ لاگت بڑھتی گئی، جو بعد میں 20 ارب تک جا پہنچی. منصوبے کے مطابق شہر میں 2500 سے زائد کیمرے لگائے جانے تھے، فائبر آپٹک کا جال بچھایا جانا تھا، لیکن اس میں سے کسی پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا. 2 سال قبل ایک بار پھر پشاور کے 31 تھانوں کی حدود کا سروے کیا گیا. اس بار 20 ارب روپے کی لاگت سے 2500 کے بجائے 3000 سے زائد کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا گیا. تاہم یہ منصوبہ بھی زبانی جمع خرچ تک محدود رہا. آج سے 6 مہینے قبل سیف سٹی پروجیکٹ شروع نہیں ہوتا ہے. جو چیز شروع نہیں ہوتی وہ مکمل کیسے ہوگی؟ سیف سٹی ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا، ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس میں اربوں روپے اس میں چاہیے ہوتے ہیں، اور اس میں فنڈنگ کے علاوہ اس میں ٹیکنیکل نو ہاؤ بڑی ضروری ہوتی ہے. سیف سٹی کا پروجیکٹ تقریباً 10 سال پرانا ہے، اور یہ ریڈ ٹیپزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں بیوروکریسی جو ہے وہ فائلز کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور وہ آگے موو نہیں ہوتی. اس قسم کے واقعات جب ہو جاتے ہیں تب بار بار یہ ذکر آتا ہے کہ سیف پشاور کو جو ہے وہ ایک سیف سٹی بنانا چاہیے. میرے خیال میں یہ پولیس کی سمیت تمام جتنی بھی صوبائی حکومتیں گزری ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے، یہ سب کی ناکامی ہے. پی ٹی آئی حکومت کی تحلیل کے فقط 7 دن پہلے پشاور سیف سٹی پروجیکٹ پر ایک بار پھر ہلکی سی جنبش کی. پولیس اور کنسلٹنٹ کے مابین معاہدے پر دستخط ہوئے. منصوبے کے تحت 215 پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی. شہر میں 3500 CCTV کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ ہوا.
1000 किलोमीटर फाइबर केबल और 25 टावर नस्ब करने का फैसला किया गया। पहले मरहले में हयाताबाद से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हयाताबाद में 600 से 700 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। रवां साल जून जुलाई तक पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाना है, जबकि पूरा मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने की मंसूबाबंदी की गई, मगर प्रोजेक्ट के आगाज से पहले ही हुकूमत चलती बनी। पुलिस लाइंस पेशावर की मस्जिद में धमाके के बाद सिक्योरिटी इदारों ने हुकूमत को दी गई रिपोर्ट में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट और सीटीडी की हंगामी बुनियादों पर तंजीमें नो नागुज़ीर है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को फौरी तौर पर जदीद तरीन तकनीकी आलात की फराहमी जरूरी है। अगर केपी हुकूमत के गुज़श्ता 10 साल का जायजा लें तो पता चलता है कि 2013 से 23 तक 10 बजट पेश हुए। 2013 से 18 तक पीटीआई हुकूमत के पहले 5 साल में सूबे का बजट तकरीबन 2600 अरब रुपए रहा, जबकि 2018 से 23 तक दूसरे 5 साला दौर में तकरीबन 4600 अरब रुपए रहा। यूं गुज़श्ता 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा में खरबों रुपए के बजट पेश हुए, मगर उनमें दहशतगर्दी के खात्मे और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इससे जाहिर होता है कि दहशतगर्दी पर काबू पाना कभी भी पीटीआई हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रहा। तारीख गवाह है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। वक्त का तकाजा है कि माजी से सबक सीखकर आज ही जरूरी इक़दामात करें ताकि मुस्तकबिल में दहशतगर्दी से महफूज रह सकें। वेलकम बैक। निगरान हुकूमत ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम करने की इजाज़त दे दी। एडवोकेट जनरल ने निगरान हुकूमत के तैनात करदा 55 लॉ ऑफिसर्स को अदालतें अलॉट कर दी। निगरान काबीना ने अवामी मुश्किलात मद्देनजर रखते हुए काम की इजाज़त का नोटिफिकेशन भी दे दिया है। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम करने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने निगरान हुकूमत के तैनात करदा 55 लॉ अफसरान को अदालतें अलाट कर दी और इस सिलसिले में उनका रोस्टर भी जारी कर दिया है और ये तनाज़ा तकरीबन हल हो चुका है। और लेकिन एडवोकेट जनरल अहमद अवैस और 97 लॉ अफसरान को बरतरफ करने का मामला अभी भी फुल बेंच के पास ज़ेरे समात है और फुल बेंच इसका खत्मी फैसला करेगा। लेकिन फुल बेंच के खत्मी फैसले तक निगरान हुकूमत ने अवाम की और साइलीन की मुश्किलात को देखते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम करने की इजाज़त दी है और इस हवाले से तमाम अफसरान को कहा है कि वो फी फौर अदालतों में पेश होना शुरू करें। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम करने की इजाज़त दे दी गई है। मोहम्मद इशफाक, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत तंजीमी इजलास में बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम या खान से तंजीमी ओहदेदार और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। कारकुन ही जमात की असल ताकत और सरमाया होते हैं। मरियम नवाज की जानिब से कहना था, सियासी जिदोजहद में कारकुनों ने जितना साथ दिया शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। इसी पर बात करेंगे हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत तंजीमी इजलास जो है भावलपुर में शुरू हो चुका है, जिसमें भावलपुर, भावल नगर, रहीम यार खान से तंजीमी ओहदेदार और दीगर रहनुमा शरीक है। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कारकुनान ही जमात की असल ताकत और सरमाया होते हैं। ऐसी जमात का हिस्सा होने पर फख्र है जिसकी क़यादत भी शेर है और कारकुनान भी शेर है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को पार्टी का कारकुन समझती हूँ और आपका साथ ही पार्टी की ताकत है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि तंजीमी दौरों का मकसद आपसे मुशावरत और तजावीज़ का हसूल है और तंजीमी जायजा जरूरी है ताकि जमात की कुव्वत में मजीद इजाफा हो सके और सियासी जद्दोजहद में कारकुनों ने जितना साथ दिया शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने कहा कि आपको सुनने आई हूँ, आपकी रहनुमाई और मुशावरत से आगे बढ़ेंगे, पूरे पाकिस्तान के कारकुनों के पास जाऊंगी और कारकुनों की बात सुनना ही जमहूरियत है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि हमारे खिलाफ बेबुनियाद मनगढ़ंत केसेस बनाए गए और हमारी तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को और हमारे कायद नवाज शरीफ, उनको मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ, बेशुमार पूरे जो है क़यादत का नाम लिया गया कि उनको जेलों में डाला गया और गलत इक़दाम किए गए जो कि जिसकी हम शदीद मुज़म्मत भी करते हैं और अब उनका दौर आ चुका है। मरियम नवाज की जानिब से कहना था कि कारकुन ही जमात के असल ताकत और सरमाया होते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल इसकी समाअत करने जा रहे हैं। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिए। जी, राशिद शफीक की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि गुज़श्ता रोज़ तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से जो थाना अपारा की जानिब से शेख रशीद को एक तलबी का समन जारी किया गया था, उसको मुअत्तल कर दिया गया था और 6 फरवरी तक शेख रशीद को इस नोटिस की मद में गिरफ्तारी से रोका गया था, किसी भी ऑपरेशन से रोका गया था। लेकिन इसके बाद डेवलपमेंट ये हुई थी कि शेख रशीद के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इसी पर राशिद शफीक की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि शेख रशीद की जो गिरफ्तारी है। मोहम्मद इमरान। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेरियान की तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने का फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक और मुश्किल। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेरियान की तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम। मामला अदालत पहुंचा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान का एतराज़ है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि उनकी मौजूदा पोजीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने का नोटिफिकेशन मंगवा लेते हैं। दरख्वास्त गुजार ने इमरान खान का 2018 वाला बयान हल्फी चैलेंज किया था। जवाब में बेंच के ऊपर भी एतराज उठाया गया है। कुछ वजूहात के बिना पर केस से अलहदगी इख्तियार की थी। दरख्वास्त गुजार के वकील तो अदालत में पेश हुए, ताहम इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात के बायस पेश ना हो सके। अदालत ने मजीद समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अहम खबर है, अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक JIT पाकिस्तान वापस पहुंच गई है। JIT रवां हफ्ते रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। JIT 12 जनवरी को दुबई रवाना हुई थी। दुबई में एक हफ्ते इंक्वायरी के बाद JIT कीनिया गई थी और अब ये रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अरशद शरीफ कत्ल केस में जो JIT है वो वापस पाकिस्तान पहुंच गई है। JIT 12 जनवरी को दुबई रवाना हुई थी और एक हफ्ते इंक्वायरी के बाद JIT कीनिया रवाना हुई थी। दुबई में टीम ने अरशद शरीफ के आखिरी दिनों की मुलाकातों और राब्तों की तमाम तर मालूमात जो है वो हासिल की हैं। JIT जो है वो रवां हफ्ते अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। इस टीम में 5 रुकनी ये स्पेशल JIT थी, जिसमें DIG हेडक्वार्टर अवैस अहमद जो है वो इसकी सरबराही कर रहे थे। दीगर अफसरान में IB से डिप्टी DG साजिद कियानी, ISI से ग्रेड 20 के मोहम्मद असलम जो है वो इसमें शामिल थे। FIA से डायरेक्टर साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद, MI से जो है वो मोहम्मद अफजल इस टीम में शामिल थे। 5 रुकनी टीम के अलावा मुकदमे के तफ्तीशी इंस्पेक्टर मोहम्मद शहबाज भी दुबई और कीनिया में टीम के हमरा थे। तमाम तर मालूमात और जो उनकी मुलाकातें जिन जिन लोगों से हुई उनसे तफसीलात जो है वो जमा कर ली गई हैं और रवां हफ्ते ही इम्कान है इस चीज़ का कि जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी जाएगी। जी शुक्रिया आपका यासिर।